आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा वाक्य विचार पढ़ेंगे और समझेंगे। वाक्य की रचना शब्दों के व्यवस्थित समूह से होती है और वाक्यों के व्यवस्थित होने से भाषा बनती है। वाक्य भाषा के प्राण कहलाते हैं। इनके द्वारा ही भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति होती है। अतः कहा जा सकता है शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो भाव या विचार को पूर्णता व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। मतलब किसी भी बात को जब हम व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित तरीके से कहते हैं तो वह वाक्य कहलाता है, अव्यवस्थित नहीं। उसमें व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। उदाहरण, बच्चे विद्यालय जाते हैं। आदित्य अपनी दादी की सेवा करता है। राधिका गीत सुना रही है। ईशान अध्यापक को गाना सुना रहा है। उपयुक्त सभी वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक एवं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण एक निश्चित अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। अतः ऐसे वाक्य स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य, विधेय। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ये वाक्य का कर्ता होता है। जैसे विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए वह विधेय कहलाता है। पहला क्या हुआ? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उद्देश्य। और जिसमें उद्देश्य के विषय में बताया जाए वो कहलाएगा विधेय। उद्देश्य एवं विधेय के अनुदाहरण, उद्देश्य है दो बहनों ने भाई को उपहार दिया। मेरे चाचा जी बेंगलुरु में रहते हैं। चालाक लोमड़ी गुफा में छिप गई। छोटे बच्चे शैतान होते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारे उद्देश्य। और ये क्या हुआ? विधेय। उद्देश्य का विस्तार, जब उद्देश्य एक साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द से जुड़ जाते हैं तो वे उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ने कंस को मारा और देवकी नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये क्या हुआ था? पहले में उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य अर्थात कर्ता श्री कृष्ण की विशेषता बताई गई है। अतः ये उद्देश्य का विस्तार है। विधेय का विस्तार, उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त अन्य सभी पद विधेय कहलाते हैं। विशेषण, कर्म और क्रिया विशेषण शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। उदाहरण, कृष्ण ने कंस को मारा, विधेय। कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को मारा, विधेय का विस्तार। और कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को मल्ल युद्ध में मारा, विधेय का विस्तार। मतलब हमारा विधेय क्या है? सिर्फ कृष्ण को मारा। कहने का तरीका अलग अलग होने से विधेय को विस्तार मिला है। उद्देश्य के अतिरिक्त सिर्फ उद्देश्य हमारा क्या है? कंस को मारना। तो वो हो गया हमारा उद्देश्य। अब इसमें हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब हमारे उद्देश्य विधेय को विस्तार देंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। व्याकरण के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार। उत्पत्ति के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल में क्या होगा? जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कभी कभी कर्म भी होता है और उद्देश्य भी एक से अधिक हो सकते हैं। उदाहरण, सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाते थे। माँ, दादा और दादी जी मंदिर गए। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आशीष ने तबला बजाया और लोकेश ने नृत्य किया। सोनिया बीमार थी इसीलिए स्कूल नहीं गई। उपयुक्त वाक्यों में और तथा इसीलिए शब्द दो सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य हों वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे ही नाटिका खत्म हुई वैसे ही सब लोग चले गए। तो जैसे ही नाटिका खत्म हुई सबका
प्रधान उपवाक्य है तथा बाकी आश्रित उपवाक्य है। तो ये जो इतना दिया है ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, बाकी सारा उपवाक्य है। पर फिर उपवाक्य के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान जो उपवाक्य अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो वह प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, श्रीपाल ने कहा कि मेरी नानी बीमार है। प्रस्तुत वाक्य में श्रीपाल ने कहा प्रधान उपवाक्य है। यदि प्रश्न किया जाए कि श्रीपाल ने क्या कहा तो पूर्ण उत्तर मिलता है कि उसकी नानी बीमार है, अतः श्रीपाल ने कहा प्रधान उपवाक्य है। इसी तरह से आश्रित उपवाक्य है। जो उपवाक्य अधूरा होता है और तथा अपने अर्थ के लिए दूसरे पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है हम कल नई कार खरीदें। प्रस्तुत वाक्य में हमारा भव्य स्वागत हुआ, प्रश्न करने पर उत्तर मिला जहाँ भी हम गए, अतः जहाँ भी हम गए आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा में जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पद के स्थान पर आता है उसे कहते हैं संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इन्हें क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कछुए ने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए, संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, जिसने नीली कमीज पहनी है वह मेरा भाई है। क्रिया विशेषण, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, जहां तुम रहते हो वहीं भूकंप आया था। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य, दादाजी उठकर टहलने जाते हैं। संयुक्त वाक्य, दादाजी उठते हैं और टहलने जाते हैं। राम सीता के साथ लक्ष्मण गए, राम और सीता लक्ष्मण के साथ बन गए। इस सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अमीर आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सरल वाक्य, जो आदमी अमीर है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। छुट्टियां हुई और हम नानी के घर चले गए। मिश्रित वाक्य, जैसे ही छुट्टियां हुई हम नानी के घर चले गए, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है। अब दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक, जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, प्रिया नृत्य करती है, माँ कल बेंगलुरु जाएगी। निषेध में जिस वाक्य में क्रिया के ना करने व ना होने का बोध हो उसे निषेध कहते हैं। आज्ञा में आज्ञा दी जाती है, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना व अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। इच्छावाचक में अपनी इच्छा बताई जाती है, जिस वाक्य में बोलने वाले की इच्छा, आशा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो वहाँ इच्छावाचक कहलाता है। संदेहवाचक में डाउट होता है, संदेह होता है, शक होता है। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। संकेतवाचक में जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, अर्थात एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। जैसे, यदि मेहनत से काम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो यहाँ एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो रहा है। फिर विस्मय आदि बोचक, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मय आदि बोचक कहते हैं। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है ये दिया है वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर दिया है शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। फिर तीसरा प्रश्न दिया है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। फिर अगला प्रश्न दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक
इच्छासूचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। ओके, बाय।